ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और अच्छी बात ये हुई कि मैडम ने साफ कर दिया कि नीरज जी ने फ़ोन किया, आप कुछ कर नहीं रही हैं और नीरज जी यहाँ हैं फॉर नेक्स्ट वीक। तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि वो चाहते हैं कि पूरे शहर में अलग अलग तरीके से बातचीत हो और अलग अलग लोग बात करें। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि रेल के बहुत सारे डब्बे होते हैं, कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। तो शॉर्ट में कि एक आदमी का डब्बा था और गर्मी का मौसम था, उसका बोगी सबसे पीछे रख दिया। जब भी वो स्टेशन पर जाए, बाहर रह जाए तो पानी मिले परेशान। तो जब लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था और स्टेशन मास्टर के पास गया, बोला भाई साहब किसी भी ट्रेन में लास्ट बोगी नहीं रहनी चाहिए, और रहनी चाहिए तो उसको पहले लगा दीजिए। तो मैं भी लास्ट बोगी में हूँ, धन्यवाद मैंने दे ही दिया है। कुछ एक चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो यह है कि एक जगह है हागिया सोफिया, और जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा है उन्हें मालूम है कि हागिया सोफिया कितना इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से अंग्रेजों ने अरबों को, अरब लुटेरों को किस तरीके से खलीफा के खिलाफ खड़ा किया। और हागिया सोफिया जो एक मस्जिद थी 300 साल से, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करवाया और खिलाफत को खत्म किया। मैं जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो 3 चीज मुझे साफ नजर आती है। पहला, पूरी लड़ाई से घुड़सवार सेना का खत्म होना, जबकि घुड़सवार सेना की आखिरी लड़ाई हिंदुस्तान के राजाओं ने लड़ी है और जीती है। हैफा की लड़ाई है, इजराइल जिसको बहुत मानता है। दूसरा, लड़ाई से सुरक्षा की वजह से लड़ाई की जो सीमाएं हैं, समय है, खत्म हो जाना। और हमें अपने उन पुरखों के बारे में सोच के बहुत दुख होता है जिन्होंने बर्फ नहीं देखी, जिनके पास ठीक से कपड़े नहीं थे, उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप के मोर्चे पर जाकर लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसमें बलोच थे, पठान थे, मुसलमान थे, राजपूत थे, बिहारी थे और बहुत सारे लोग कभी लौट कर नहीं आए। सबसे ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की छतरियां यूरोप में हैं और वो इंडियन सिपाहियों में हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिसाब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक नया हथियार सामने आता है जिसको कहते हैं टैंक। मैं एकदम फ्लैश आगे चला जाता हूँ, मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बात मैं बहुत साफ कह दूं कि जिसको हम लोग विश्व युद्ध की विभीषिका कह रहे हैं, और है भी, वो सिर्फ विश्व युद्ध नहीं है। हमने तो ऐसे ऐसे युद्ध देखे हैं पिछले 100 साल में कि फौज जा रही है लड़ने, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हो लड़ने, बोले हमारा मन है लड़ने। आपने तिब्बत पर हमला किया 35-36 में, अंग्रेजी फौज ने, लोगों ने पूछा क्यों कर रहे हो, बोला ऐसे, और तिब्बत को तबाह किया, भूटान को तबाह किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंचते पहुंचते स्थिति ये आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हीरो थे, फ्रांस हीरो था। अमेरिका को जो कहते हैं कि पूंजीवादी देश है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा राष्ट्रीयता का भी है। करोड़ों खर्च इसलिए कर देता है अमेरिका कि हमें कम्युनिज्म को रोकना है, लड़ने पहुंच जाता है। अफगानिस्तान में क्या करने हैं, वियतनाम में क्या करने हैं, आप कितने सिपाही मारेंगे, मैं उस पर बाद में आता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक चिट्ठी लिखी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद फ्रांस को कि जर्मनी पर इतने सारे आप आरोप लगा रहे हैं, इतने सारे मुद्दे लगा रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा कम कर दीजिए। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो बाइबल में 10 टेस्टामेंट पढ़े, तो ये 10 आप हमें भेज रहे हैं, ये बाइबल का जमाना नहीं है।
हम नहीं माने। और जर्मनी पर जो कुछ आरोप किया गया, जो स्थिति की गई, उसको छोड़ करके आप देख लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल में जो देश पिटा वो फ्रांस था। अपने सबसे ज्यादा दुश्मन के हाथ जोड़ के फौज मांगनी पड़ी, आधा फ्रांस आपको देना पड़ा, आप 20 साल पीछे चले गए। और आज की तारीख में देख लीजिए इस दुनिया का जो नेता है वो फ्रांस नहीं है। ये है ग्लोबल सिचुएशन। मैं हमेशा निवर जी को इस बात के लिए मानता हूं कि नई चीजों की तरफ तो जाते ही हैं, एक मौका ये होता है कि हम आगे की तरफ बढ़ें, लोगों से बातचीत करें। आप यहाँ से जाएंगे बाहर में तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपके पास OTT है तो आप एक सीरियल देखिए, उसका नाम है फौदा। तो सीरियल का नाम है फौदा। फौदा फौदा आप उसको देखिए तो आप ग्लोबल सिचुएशन में समझ पाएंगे कि सीरिया को भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जॉर्डन को चाहिए, ईरान को चाहिए, इराक को चाहिए, इजराइल को भी चाहिए। तो ग्लोबल सिचुएशन में जब आप देखेंगे तो आपके यहाँ के लोगों को विदेशी लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं कि आप आपस में लड़िए। तो तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंचते पहुंचते जो स्थितियां हैं वो भाषा के साथ हैं, युद्धों के साथ हैं। पहले युद्ध होते थे 4 घंटा लड़ाई चल रही तो बहुत नुकसान हो जाता था, सीधे सामने तलवार चलती थी, फिर तोपें आई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने की वजह से 7 साल लड़ाइयां हुई हैं। और बगल में आप देख लीजिए कि 3 घंटे में यूक्रेन खत्म हो जाएगा, हो गया? नहीं हुआ। और हम ऐसा सोचते हैं कि हम 2 घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं। फौजी लड़ता है, चाहता है, लेकिन कमान किसके हाथ में? लड़ाई चल रही है, बीच लड़ाई में आपने बिलियन दे दिए। मेरी तो समझ नहीं है बिलियन का ठीक हिंदी क्या होगा, कितना 1000 करोड़ होगा, जीरो कितने होते हैं, लेकिन ये पैसा जाएगा किसके पास? वो वहीं से डाइवर्ट हो जाएगा। सब आपको इतना पैसा हथियार है, अब आपको पैसा, मतलब देश हमेशा कर्जे में अच्छे से रहे। और जो देश कर्जे में रहेगा वो श्रीलंका भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है। और बांग्लादेश में तो आपने देखा कि किस तरीके से रातों रात चीजें बदल गई। और ये स्थितियां हमारे सबके साथ हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को विदेश नीति पर बात करने की इजाज़त भी नहीं है और हम विदेश नीति के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए। हमारी जो गैलेक्सी है स्पीकर्स की, जगह जगह हमारी विदेश नीति पर भी बात होनी चाहिए। विदेश नीति सिर्फ हथियार से तय नहीं होती। कुछ दिन पहले नेपालियों ने यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया और उन्होंने वो पॉइंट्स गिनाए कि जो चीज़ें हमारे साथ कॉमन है हिंदुस्तान में। कॉमन ये है कि अगर कोई नेपाली यहाँ किसी देवता के दर्शन करने आता है या गंगा नहाने आता है तो उसमें फिक्स है कि अगर वो काशी जाएगा तो फिर उसको वहाँ जाना चाहिए, फिर उसको वहाँ जाना है, तब उसकी ये पूरी होती है, यात्रा पूरी होती है। मैं सबसे यही कहूँगा कि बीच में से मुझे जो भी समय मिला मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मनोज भाई को देता हूँ, इसलिए कि हम लोगों ने जो पत्रिका अपनी निकाली तो मनोज भाई ने हमें बहुत मदद की, आज भी करते हैं। और मनोज भाई की वजह से शकुन जैसा व्यक्तित्व हमको मिला। अदरवाइज शकुन जी बहुत कम बाहर निकलती थी एक समय में और हम लोग उनके यहाँ बैठते थे, पत्रिका निकालते थे। और मैं इस बात की भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं कई लोगों को सुन नहीं पाया। तो अच्छा ये हुआ कि मैं अपना जो सोच के आया था, अलग मैं पोथा लेके आया तो मैं बैग में छोड़ आया, क्योंकि समय बहुत कम है। हमें लगातार ऐसे मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। और हमारे यहाँ हथियार में, युद्ध में कितनी किताबें छपती हैं, कहानी, कविता की, मार 10 साल में, 5 साल में बमुश्किल में कोई किताब न्यायपालिका पे, कोई किताब प्रथम विश्व पे, कोई किताब द्वितीय विश्व, जो होगी तो मार्च 100 के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। तो हमें थोड़ा सा, यहाँ बहुत सारे लेखक बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप युद्धों पर भी लिखिए, विदेश नीति पर भी लिखिए और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें।
मैं अपने उस्ताद का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि वो यहाँ हैं और ये वो जगह है जहाँ हम लोग एक शाम गज़ल के नाम या इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। और फॉल्स पर लगातार कोई भी कार्यक्रम हो तो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार को, सेकेंड वर्ल्ड वार को, जो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, उस पर हम बात कर सकते हैं। और लड़ाई सिर्फ हथियार की अब नहीं है, कल्चर की है, भाषा की है। और जिस बात का मैं जिक्र किया और उसकी तरफ से मैं बोलते हुए निकल जा रहा हूँ, हागिया सोफिया तुर्की में है और 100 साल बाद हागिया सोफिया को दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है और तुर्की का नाम बदल के तुर्किया कर दिया गया है। और दुनिया ने देखा कि सिर्फ 100 साल बाद हमको किसी भी तरीके से खिलाफत मिल जाए तो कभी ISI बीच में आ जाता है, कभी रशिया आ जाता है, कभी अमेरिका आता है कि मुसलमानों की जो खिलाफत है वो हमें दिलवाओ, और तुर्की का नाम बदल के तुर्किये हो गया। और इस लड़ाई में सबसे पहले हथियार लेकर के तुर्किये पहुंचा। ये 100 साल की लड़ाई का नतीजा है। हमें इन सारे चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और इस बात को कहते हुए कि भारत माता की जय, आप मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इस लड़ाई में एकदम मजबूती के साथ, हम 120 करोड़ हैं कि 23 करोड़ हैं, सारे के सारे इस लड़ाई में जात, धर्म, राजनीतिक विचारधाराओं को साइड करते हुए हम सब साथ हैं। और हमने इस कन्फ्लिक्ट को, कारगिल युद्ध नहीं है, कन्फ्लिक्ट, और ये वार और कन्फ्लिक्ट के बीच की डिस्टेंस इतनी है कि हजारों लोग मर जाते। तो मैं इस बात का लेते हुए कि सभी विद्वान लोग यहाँ हैं और हम लोग युद्ध को इस तरीके से समझें, भारत माता की जय। और एक बात कहते हुए कि 1947 में जो हमारे पॉलिटिकल हथियार थे, आज नहीं, 150 साल के करीब पहले बंकिम चंद्र ने एक गीत लिखा, वंदे मातरम। 1947 तक का इतिहास है कि हर विरोध की मीटिंग में, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान स्पीकर रहो, ये गाया जाता रहा। आज नहीं गाया जाता, आज आखिरी में गा दिया। अरे वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम 150 साल को याद करते हुए वंदे मातरम के साथ में हम इस कार्यक्रम को किस तरफ ले जाएंगे, मैं आयोजकों के हाथ में छोड़ता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।